आखिरी वक्त पर अंत बदलना कोई मजाक नहीं है। चारों तरफ क्रू वाले आपस में फुसफुसा रहे थे कि इस नए बदले हुए अंत के बाद फैंस का जो बैकलैश आएगा वो हमें बर्बाद कर देगा। उन्हें डर था कि ओरिजिनल फैंस सीधे हम पर टूट पड़ेंगे। लेकिन इस पूरे टेंशन के बीच मैं अपने ब्लैक सूट में बिल्कुल शांति से अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। एक बंदा मुझे देखकर हैरान था कि मैं इतना काम कैसे हूं। सच ये है कि मैं अंदर से इस पल की गंभीरता को अच्छी तरह समझ रहा था। बिल्कुल आखिरी वक्त पर अंत बदलना बहुत ही रेयर होता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी इंटेंस होने वाले थे। मेरे गाल पर पसीना आ रहा था, लेकिन मैं इस बदलाव से सेटिस्फाई था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि अगर चीजें बिगड़ गईं तो मैं हमेशा की तरह बस भाग सकता हूं। जो सीन हम शूट करने वाले थे उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत ही हैवी था। ये वो पल था जहां सुजुकी इत्सुमा की मौत के साथ होमवर्क का अंत होता है। ये इयोटा कियोशी की आखिरी मंजिल थी। कियोशी ने अपने फितरत के मुताबिक हाथ कंधे नहीं किए, बल्कि इत्सुमा को मैनिपुलेट किया ताकि वो होरानोची, एमी और इयासाका को रास्ते से हटा दे। उसने चुपचाप ऐसे पोलोराइड सबूत इकट्ठे किए जो पुलिस तक पहुंचते ही इत्सुमा को तुरंत कातिल साबित कर देते। जाल को अंजाम देते हुए कियोशी ने इत्सुमा को सरेंडर करने के लिए 3 दिन का टाइम दिया। अपने कॉर्पोरेट एम्पायर को खोने के डर से पैरालाइज्ड होकर इत्सुमा ने सरेंडर करने के बजाय उसी कंपनी की छत पर गोलियां निगलकर अपनी आखिरी सांस ले ली। सेट तैयार था और डायरेक्टर ने मुझे स्टैंड बाय पे बुलाया। क्रू की फुसफुसाहट तेज हो गई, क्योंकि ये वो लेजेंडरी सीन था जहां कियोशी पहली बार कोई इमोशन दिखाता है। डायरेक्टर ने मुझे कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दी। उन्हें पक्का यकीन था कि अगर ये एक्टर वूजन है तो वो इमेजिनेशन से भी परे एक सीन क्रिएट करेगा। मैंने अपने दिमाग को फोकस किया और अपने अंदर के कियोशी को बुलाया। मेरे मेंटल लैंडस्केप में मेरे पैरों से एक बहुत बड़ा छायादार ऑरा निकला और फ्लोर पर फैल गया। क्लैपर बोर्ड की आवाज आई और डायरेक्टर ने एक्शन चिल्लाया। मेरा को स्टार पैनिक में नीचे गिरा और उसके हाथ से पिंक और ग्रीन गोलियां बिखर गईं। मैं पूरी तरह कियोशी में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। मैंने एक ठंडी नजर से मरते हुए इंसान को देखा। कियोशी के दिमाग में ख्याल आया कि क्या वो आखिरकार वापस जीरो पर आ गया है। मैंने कैजुअली एक ब्लैक डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर टाइल्स पर गिरा दिया। अचानक एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। मैंने अपने हाथ में एक मुड़ा हुआ सफेद कागज पकड़ा और ऊपर देखा। मैंने सोचा कि क्या वो मुझे देख रही है। मैंने कागज को अपने मुंह के करीब लाया, उसे निगलने का सोचा, लेकिन लगा कि मुड़े हुए कागज को निगलना थोड़ा ज्यादा और बोरिंग होगा। तभी अचानक हकीकत का कुचल देने वाला बोझ मुझ पर हावी हो गया। मैंने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और बड़बड़ाया कि ये सब बकवास है। पैनिक मेरे स्टोइक चेहरे को तोड़ने लगा। मैंने पूछा कि मैं इस जगह को छोड़ क्यों नहीं पा रहा हूं। अब सब खत्म हो गया था। खत्म करने के लिए कोई बचा ही नहीं था। ये छत होमवर्क की आखिरी मंजिल थी, जिसका मतलब था कि मेरे वजूद का पूरा मतलब यहीं खत्म हो जाता है। मैंने खाली हवा से पूछा, सच में ये अंत है? बिना किसी चेतावनी के मेरी आंखों से मोटे आंसू छलक पड़े। मेरा चेहरा शुद्ध दर्द में मुड़ गया। मेरी ठुड्डी से नाक का पानी और लार बहने लगी। मैं हांफते हुए भारी सिसकी के साथ रोया। मैं चिल्लाया कि मुझे डर लग रहा है। इत्सुमा के बेजान शरीर के बगल में घुटनों के बल गिरकर मैं रोया कि मैं यहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक अजनबी बनकर जिया। अब मैं कहाँ जाऊं? इत्सुमा के बेजान शरीर के बगल में घुटनों के बल गिरकर मैं रोया कि मैं यहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक अजनबी बनकर जिया। अब मैं कहाँ जाऊं? पूरा सेट एक सांस रोक देने वाली खामोशी में डूब गया। कैमरा ऑपरेटर्स और डायरेक्टर मॉनिटर्स पर हैरान थे। मैं चुपचाप रो रहा था, लेकिन कमरे में हर इंसान उस घुटन भरे इमोशन को महसूस कर सकता था। डायरेक्टर हैरान थे कि बिना आवाज वाली सिसकी भी पॉसिबल है। वो मेरे आंसुओं को उस पल की चीख मान रहे थे जब मुझे अपने ही वजूद की बेमानी का एहसास हुआ। एक खूबसूरत मेंटल विजुअलाइजेशन में ब्लैक सूट पहने कियोशी ने नीचे झुककर अपने ही घायल सफेद कपड़ों वाले वर्जन के चेहरे को छुआ। ये पहली बार था जब कियोशी के इमोशंस बाहर दिखे। डायरेक्टर समझ गए कि कियोशी ने सच्चा इमोशनल ग्रोथ हासिल किया है, जो मिट्टी और हरी कोपल से दर्शाया गया था। ये आम रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौटने का पहला संकेत था। डायरेक्टर कट चिल्लाए। सेट का टेंशन टूटा और जोरदार तालियों से बदल गया। मैं अपने कोस्टार के बगल में फर्श पर झुका ही रहा। क्रू मुझे गहरे सम्मान से देख रही थी और फुसफुसा रही थी कि मुझे अपने इमोशन सुलझाने के लिए टाइम चाहिए। लेकिन मेरी अंदरूनी हकीकत बिल्कुल अलग थी। मैं अंदर से पूरी तरह पैनिक में चीख रहा था, क्योंकि मेरे चेहरे पर बहुत सारा नाक का पानी और लार लगी थी।
अपना कूल कॉन्सेप्ट बनाए रखने के लिए मैंने फ्रैंटिकली अपना मुंह और नाक पोंछा। मैं परेशान था कि क्या किसी ने मेरी गंदी हालत नोटिस की। मैंने कॉन्फिडेंट होने का नाटक किया और स्मूथली खड़ा हो गया। मेरा को स्टार दौड़कर पास आया और बोला कि मैं सच में बहुत इमोशनल हो गया था। उसने कहा कि मैं खुद को संभालने के लिए टाइम लूं। मैं हल्की कंफ्यूजन से उसे घूरता रहा। मेरे अंदर के ख्याल खाली थे और मैं सोच रहा था कि ये बूढ़ा बंदा आखिर क्या बकवास कर रहा है। फिर मेरी नज़र प्रेसिडेंट चोई और अपनी टीम पर पड़ी, जो मेरी परफॉर्मेंस से अभी तक बाहर नहीं आए थे। प्रेसिडेंट चोई तो ऐसे रो रहे थे जैसे स्टार प्लस के किसी सीरियल की सास अपने इकलौते बेटे की शादी में फूट फूट कर रोती है। हे भगवान, अब ये बहू मेरे बेटे को मुझसे अलग कर देगी। अभी प्रेसिडेंट चोई मेरे पास आए और पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा कि ये पहली बार था जब मैंने ऐसी रॉ एक्टिंग की और वो परेशान थे क्योंकि मुझे इतने रॉ इमोशन को कंट्रोल करना पड़ा। मैंने अंदर से पसीना पोंछा। मैं तो बस अपना नाक का पानी पोंछ रहा था, लेकिन बाहर से मैंने दमदार चेहरा बनाया और हल्के से हाँ में सिर हिला दिया कि यह आसान नहीं था। अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था कि इस फीलिंग की याद को बाद में किसी और चीज में इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी डायरेक्टर करीब आते। उनकी आंखों में इंटेंस पैशन था। उन्होंने मेरी तारीफ की कि मैंने सीन परफेक्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई और एक्टर होता तो इतने रीटेक से उसकी जान निकल जाती। अभी का कट ही काफी था। डायरेक्टर ने समझाया कि मेरी एक्टिंग उस कैटेगरी से बाहर थी जहां उसे जज किया जा सके। जजमेंट का पूरा मतलब ही टूट गया था। जोश में आकर डायरेक्टर ने मुट्ठियां भींची और कहा कि ऑडियंस का रिएक्शन फट पड़ेगा। आने वाला सीन आखिरी शूट था, कियोशी और डिटेक्टिव माचियो के बीच की पहली आमने सामने की मुलाकात, जो बदले हुए अंत का कोर था। ओरिजिनल कहानी में ये एक दूसरे को मारते हुए खत्म होती थी, लेकिन अब माचियो उस अजनबी के वजूद को नोटिस करता है और सीधे मेरे घर आता है। उसके सामने आते ही माचियो ने पूछा कि आपको मिसाकी तोका याद है। मैंने बिल्कुल परफेक्टली अनजान बनकर जवाब दिया, वो कौन है? मैंने ये नाम पहली बार सुना है। ओरिजिनल स्टोरी बोर्ड्स के हिसाब से कहानी यही थी, लेकिन चूंकि हमने इस इंटरेक्शन को फ्रीली शूट करने पर सहमति जताई थी, मैंने अपने अगले कदम के बारे में सोचा। मैं रोल स्किल की आज़ादी का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन कियोशी की नींव को खराब नहीं करना चाहता था। मैंने अंदाजा लगाया कि इस केस में सिर्फ एक ही जवाब है। मुझे अपने माइंडस्केप की गहराई में रोल सिंथेसिस का इस्तेमाल करना होगा। ये बिल्कुल किसी वीडियो गेम के फाइनल बॉस फेज जैसा था। मेरे दिमाग में एक चमकता हुआ पिंक ताला टूटा और एक हरे दरवाजे से भारी सफेद जंजीरें गिर गईं, जिससे मेरी सच्ची ताकत अनलॉक हो गई। मुझे ऐसा रोल सिंथेसाइज करना था जो कि कियोशी से मिलता जुलता हो, लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट क्रिएट करने के लिए बिल्कुल अलग दिशा में कूदने की एबिलिटी रखता हो। अपने दिमाग के अनंत काले शून्य में खड़े होकर मैंने चारों तरफ तैरते रंगीन दरवाजों को देखा। मेरी नजरें एक स्पेसिफिक प्रेजेंस पर टिक गईं। इमेज शिफ्ट हुई और एक शार्प आंखों वाले नीले बालों वाले कैरेक्टर को दिखाती है, जो शांत और कैलकुलेटेड इंटेंसिटी फैला रहा था। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ मैंने फैसला किया कि ये बंदा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मैंने एक ऐसे फाइनल टकराव का मंच तैयार कर लिया था जो सबकी सांसें रोक देगा। शूटिंग का आखिरी दिन और सेट पर टेंशन लेवल हाई था। कांग वूजिन यानी मैं अपने रोल में पूरी तरह डूबा हुआ था। दरवाजा नंबर 7 के बाहर डिटेक्टिव माचियो खड़ा था। मैंने अंदर से दरवाजा इतनी जोर से खोला कि वो सीधा उसके सिर पर जा लगा। ये बंदा डिटेक्टिव के रोल में इतना डूबा हुआ था कि इसे लगा सच में कोई अटैक हो गया। मैंने कंफ्यूजन से पूछा कि वो कौन है, और मैं इस अचानक हुए हमले से घबरा गया था। तभी सेट पर एक अफवाह फैली कि चेयरमैन हिडेकी खुद विजिट करने आ रहे हैं, और सच में वो अपनी पूरी टीम के साथ एंट्री मारते हैं। बिल्कुल किसी बॉलीवुड फिल्म के विलेन बॉस वाली वाइब, जिसे देखते ही सबकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। स्टाफ ने उन्हें इज्जत से व्यूइंग एरिया में बिठाया, जहां राइटर और डायरेक्टर मौजूद थे। वापस सीन पर माचियो ने पूछा कि क्या वो मिस्टर इयोता कियोशी हैं। मैंने शांति से पूछा कि उसे मेरा नाम कैसे पता और क्या वो खासतौर पर मुझे ही ढूंढ रहा है। उसने कंफर्म किया और पूछा कि क्या मुझे मिसाकी तोका नाम याद है। मैंने तुरंत दावा किया कि मैंने ये नाम पहली बार सुना है। डायरेक्टर अचानक कट बोलते हैं और जोश में इस टेक को सफल घोषित कर दिया। हम दोनों एक्टर्स हिदायतों के लिए उनके पास गए। डायरेक्टर ने समझाया कि स्टोरी बोर्ड तो हम फॉलो करेंगे, लेकिन उसके बाद वो चाहते हैं कि हम दोनों फ्रीली इम्प्रोवाइज करें, यानी अब स्क्रिप्ट को गोली मारो, जो दिल में आए करो। हम दोनों शांति से इस चैलेंज के लिए सहमत हो गए। व्यूइंग एरिया से किसी ने इस पर सवाल उठाया, लेकिन बाकी लोगों ने कहा कि चलो देखते हैं चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। चेयरमैन ने राइटर से पूछा कि कियोशी ओरिजिनल कैरेक्टर से अलग क्यों लग रहा था। राइटर ने समझाया कि कियोशी जानबूझकर कंफ्यूजन पैदा कर रहा है ताकि डिटेक्टिव अनसर्टेन बना रहे।
चेयरमैन समझ गए कि डायरेक्टर इस डायनामिक को इम्प्रोवाइजेशन से और आगे बढ़ाना चाहता है। ये सुनकर कि मुझे पूरी आज़ादी मिलेगी, वो और राइटर दोनों इसके नतीजे देखने के लिए बेताब थे। मैं दरवाजे के सामने खड़ा था। कोसाकू ने मुझे हिदायत दी कि कोर फाउंडेशन बनाए रखो, लेकिन बाकी सीन नेचुरली इम्प्रोवाइज करो। मैंने सिर हिलाया। सच कहूं तो बिना किसी सख्त रिहर्सल के परफॉर्म करते समय मैं असल में ज्यादा सहज महसूस करता हूं। मैंने अपने रोल पर फोकस किया और कियोशी की एक यूनिक इंटरप्रिटेशन निकालनी शुरू की। मैंने इस कैरेक्टर को द लव दैट फ्रीजेस टू डेथ वाले मिस्टीरियस मैन नेक्स्ट डोर के पर्सोना के साथ मिक्स कर दिया। जैसे जैसे मेरा कंसंट्रेशन गहरा हुआ, मेरे दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट दिखाई दिया। फ्रीडम ऑफ द रोल एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। ये बिल्कुल किसी आरपीजी गेम में क्लास स्विच करने जैसा था, जो मुझे अपनी चुनी हुई इंटरप्रिटेशन को पूरी तरह अपनाने की इजाजत देता है। डायरेक्टर ने एक्शन बोला और इम्प्रोवाइज टेक शुरू हुआ। माचियो दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसे तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गलत है। दरवाजा नहीं खुला। उसने फिर से दस्तक दी। कोई जवाब नहीं। खामोशी असहज रूप से लंबी खिंच गई। इस खेल में शामिल होने से मना करते हुए उसने जोर से दस्तक दी और खुद ही दरवाजा खोल लिया। दरवाजा बाहर की तरफ तेजी से खुला। डिटेक्टिव को लगा और वो पीछे लड़खड़ाया। उसने जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन दिया और पूछा कि क्या उसकी बात इयोता कियोशी से हो रही है। जवाब देने के बजाय मैंने उसे बस घूरा, लेकिन मैं चुप रहा। मेरे बर्ताव में कुछ अजीब सा था। मैं अजीब और अनिश्चित दिख रहा था, लेकिन मुझे पढ़ना भी अजीब तरह से मुश्किल था। उसे लगा कि सतह के नीचे कुछ छुपाया जा रहा है। उसने कहा कि मुझे पता होना चाहिए था कि वो आने वाला है। उसने पूछा कि क्या उसने गलत इंसान को पहचान लिया है, लेकिन मैं चुप रहा। मैं पीछे हटा और हकलाया। टाइम वेस्ट होने से फ्रस्ट्रेट होकर उसने पूछा कि क्या मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूं। जवाब में मैंने अपने हाथ छाती तक उठाए और बहुत ही स्मूथली साइन लैंग्वेज में कुछ कहने लगा। मैंने तेजी से इशारे किए, ये मैसेज देते हुए कि मुझे माफ करें, लेकिन मैं डिटेक्टिव को बहुत अच्छे से सुन नहीं सकता। माचियो पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे शौक के साथ एहसास हुआ कि सस्पेक्ट साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है, और वो भी इतने एक्सपर्ट लेवल पर कि कोई गलतफहमी की गुंजाइश ही नहीं है। अंदर से मैं सोच रहा था कि मुझे बिल्कुल पता था कि डिटेक्टिव आने वाला है, लेकिन अभी मुझे ये नाटक करना होगा। मैंने सोचा कि सिर्फ अनजान बनने का नाटक करके ही मैं अपना होमवर्क पूरा कर पाऊंगा। खुद को इस सरप्राइज के अनुसार ढालते हुए माचियो ने एक नोटपैड और पेन निकालकर मुझे दे दिया। मैंने जल्दी से लिखा कि मैं माफी मांगता हूं और हम लिखकर बात कर सकते हैं। उसने सिर हिलाया और मैंने इशारा किया कि वो बस बोल सकता है। मैंने दावा किया कि मैं लिप्स रीडिंग समझ सकता हूं, लेकिन रिक्वेस्ट की कि वो थोड़ा धीरे बोले। माचियो का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था कि क्या मैं सच में जांच की शुरुआत से ही बोल नहीं सकता था, या ये कोई पकाया हुआ नाटक है। लेकिन उसे आगे बढ़ना ही था। धीरे और साफ तरीके से बोलते हुए उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे मिस मिसाकी तोका याद है। मैंने नोटपैड लिया और लिखा कि हाँ, मैं उन्हें जानता हूं, क्योंकि वो क्लासमेट्स थीं। मैंने लिखकर एक तंज भी कस दिया कि डिटेक्टिव ने मुझे ढूंढने के लिए यकीनन मेरे अतीत की जांच की होगी। मेरी ये एक्टिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कोई एल्डन रिंग के बॉस फाइट में अचानक नया अटैक पैटर्न निकाल दे। मैंने रोल सिंथेसिस के लिए मिस्टीरियस मैन नेक्स्ट डोर को इसलिए चुना क्योंकि साइन लैंग्वेज से निकली कोई भी जानकारी तुरंत पूरी कहानी को पलट सकती थी। डिटेक्टिव को पूरी जांच को अब बिल्कुल शुरुआत से दोबारा करना होगा। उसने मेरी जिंदगी में कितनी भी गहराई से खुदाई क्यों ना की हो, उसे कभी भी कोई पक्की चीज नहीं मिली। अंत तक मैं एक पहेली ही बना रहा। हार मानते हुए माचियो ने नोटपैड वापस ले लिया, माफी मांगी और किसी और समय वापस आने का वादा किया। वो इज्जत से झुका और जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, मैंने अपने हाथ उठाए और एक आखिरी साइलेंट मैसेज साइन किया। माचियो ने अपनी आंख के कोने से उस मूवमेंट को देख लिया और उसका शक और गहरा हो गया कि क्या वो किसी तरह का अलविदा था। कट! डायरेक्टर चिल्लाए और सेट पर छाई टेंस खामोशी एक एक्साइटेड हलचल में टूट गई। क्रू इस ट्विस्ट से ऐसे हैरान थी जैसे स्टार प्लस के सीरियल में सास को पता चले कि बहू असल में उसकी सहेली की बेटी है। राइटर गहराई से इंप्रेस होकर बोली कि कियोशी का साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था। डायरेक्टर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें पता था कि मैं साइन लैंग्वेज में अच्छा हूं, लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये इस तरह के पल में काम आएगा। डायरेक्टर सेट पार करके मेरे पास दौड़े। उन्होंने सीधा मुझसे पूछा कि वो साइन लैंग्वेज का असल में मतलब क्या था। मैंने शांति से समझाया कि पहले सेट के इशारों का मतलब था कि मैं माफी मांग रहा हूं और कह रहा हूं कि मैं डिटेक्टिव को बहुत अच्छे से सुन नहीं सकता।
ये सुनकर डायरेक्टर को एहसास हुआ कि मैंने बहुत कम टाइम में एक बिल्कुल नया और हाईली कॉम्प्लेक्स सीन क्रिएट किया और सिर्फ साइन लैंग्वेज के जरिए सेट पर मौजूद सबको सफलतापूर्वक धोखा दे दिया। उन्हें ये ऑडिशन बहुत पसंद आया और उन्होंने ऑफिशियली इसी टेक के साथ जाने का ऐलान किया। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि जब माचियो दूर जा रहा था तो बिल्कुल आखिरी साइन लैंग्वेज का क्या मतलब था। मैंने थोड़ा हिचकिचाया और कहा, जिसे सुनकर डायरेक्टर हैरान हो गए। अब यहाँ पे वुजिन ने कुछ कहा है लेकिन वो हमें बताया नहीं गया, वो हमें आगे बताया जाएगा कि वुजिन की लास्ट साइन लैंग्वेज का क्या मतलब था। तो अब कंटिन्यू करते हैं। अपने इस क्रिएटिव गोल्ड माइन से थ्रिल्ड होकर डायरेक्टर ने कासाकू को एक पल के लिए साइड में लिया। उन्होंने समझाया कि चूंकि साइन लैंग्वेज अब कहानी में परमानेंटली जुड़ गया है, वो प्रोडक्शन के बिल्कुल अंत में माचियो के सीन में कुछ और कट्स ऐड करने वाले हैं। सेट पहले से ही बना हुआ था तो कोई लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम नहीं थी। हैरान कोसाकू ने पूछा कि आखिर उस आखिरी साइन का मतलब क्या था। डायरेक्टर मजाकिया अंदाज में मुस्कुराए और बोले कि अभी सीक्रेट खोलने में कोई मजा नहीं आएगा। उन्होंने बस मुझे हिदायत दी कि एडिशनल शूट के लिए पुलिस स्टेशन का सेट इस्तेमाल होगा। डायरेक्टर ने आखिरी सीन का विजन आउटलाइन किया। कहानी में कियोशी और डिटेक्टिव की पहली मुलाकात के करीब 2 हफ्ते बीत चुके थे। सीन लोकल पुलिस स्टेशन के स्टेराइल माहौल में शिफ्ट हुआ। नरेशन ने बताया कि जापान अभी भी सीरियल डेथ केसेस की वजह से हंगामे में था, लेकिन कई और जरूरी केसेस होने के कारण पुलिस ने आखिरकार मेरी जांच को सस्पेंड कर दिया था। एक दिन काम करते हुए माचियो ने एक गवाह को साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते देखा और पास बैठी एक फीमेल इंटरप्रेटर उसे ट्रांसलेट कर रही थी। साइन लैंग्वेज देखते ही माचियो के दिमाग में तुरंत मेरी याद आ गई। उसे अभी भी उन फिजिकल मूवमेंट्स की याद थी जो मैंने उसके जाने से पहले की थी। वो अनाड़ीपन से इंटरप्रेटर के पास गया और उसका मतलब पूछा। उसने अजीब तरीके से हाथ के इशारों की नकल की। इंटरप्रेटर ने हिचकिचाते हुए बताया कि उसे पक्का तो नहीं पता, लेकिन उसे लगता है कि इसका मतलब है, मैं अब एक आम रोजमर्रा की जिंदगी जीने का प्लान बना रहा हूं। ये सुनकर माचियो के होश उड़ गए। वो एक सूखी, सांस भरी हंसी हंसा और खुद से बड़बड़ाया कि ये तो काफी गहरा कॉन्सेप्ट है। उसने अपने हाथ में पकड़े कागज के टुकड़े को देखा और एक तीर तोका के नाम की तरफ इशारा कर रहा था। उसने सोचा कि ट्रांसलेट किया गया साइन तकनीकी रूप से एक जवाब तो है, लेकिन साथ ही ये कहने के लिए एक बहुत ही अनसर्टेन और पकड़ में न आने वाली चीज है। इस रहस्य को स्वीकार करते हुए माचियो ने उस कागज को मरोड़ा और उसे पास के कचरे के डिब्बे में डाल दिया। भीड़ भाड़ वाले सबवे स्टेशन पर शूटिंग का आखिरी शॉट बाकी था। डायरेक्टर ने लाल मेगाफोन पकड़ा और एक्शन चिल्लाया। मैंने एक शार्प ब्लू सूट पहना हुआ था, कंधे पर मैसेंजर बैग था। मैं जानबूझकर धीरे धीरे कम्यूटर्स की उस घनी भीड़ के बीच से चला। मॉनिटर्स के पीछे डायरेक्टर मेरी हरकतों को गौर से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं कियोशी जैसा तो लग रहा हूं, लेकिन मेरे एक्शंस में एक साफ इमोशनल शिफ्ट है, जैसे मैं सीधे ऑडियंस से बात कर रहा हूं कि हाँ भाई, मैं अब एक आम जिंदगी जी रहा हूं। मैंने कैमरे की तरफ देखकर एक हल्की सी नर्म मुस्कान दी। डायरेक्टर अचानक खड़े हो गए, माथे पर पसीना था और उन्होंने कट बोल दिया। पूरे स्टेशन पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। वो बूढ़े डायरेक्टर भागकर मेरे पास आए, हाथ मिलाया और बोले कि उनके पूरे करियर में मेरे साथ काम करने में बहुत मजा आया। मैंने इज्जत से झुककर हाथ मिलाया और बोला कि ये खुशी पूरी तरह मेरी अपनी थी। जैसे जैसे मैं वहां से हटा, मेरे मन में एक कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग थी। कियोशी के रोल ने मुझ पर गहरा असर छोड़ा था। मैंने सोचा कि शायद इसलिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट विदेश में था, या शायद रोल सिंथेसिस और फ्रीडम ऑफ द रोल जैसी नई एबिलिटीज की वजह से कियोशी का नाम और उसकी दुनिया एक आफ्टर इमेज की तरह मेरे दिमाग में बनी रहेगी। एक नरम मुस्कान के साथ मैंने सोचा, चलो ये एक्सपीरियंस तो सच में मजेदार था। बाद में टोक्यो के एक लग्जरियस होटल में शानदार आफ्टर पार्टी चल रही थी। क्रू डिलिशियस खाने पर टूट पड़ी थी क्योंकि मेन इन्वेस्टर ने पूरे सेलिब्रेशन का बिल पेयर किया था। लेकिन कुछ लोगों को नोटिस किया कि मैं और डायरेक्टर गायब हैं। असल में चेयरमैन हिडेकी ने हमें फिल्म के बदले हुए अंत पर एक बहुत ही सीरियस मीटिंग के लिए बुलाया था। उन्हें पता था कि रिलीज के बाद ओरिजिनल फैंस का जो बैकलैश आएगा उसकी आंच तेज होने वाली है और वो पहले से तैयारी करना चाहते थे। प्राइवेट लाउंज में प्रेसिडेंट हिडेकी ने डायरेक्टर से पूछा कि क्या वो फिल्म की क्वालिटी को लेकर कॉन्फिडेंट है। डायरेक्टर ने एक दमदार स्मर्क के साथ कहा कि अब सिर्फ एडिटिंग बाकी है और ये उनकी पूरी करियर का बेस्ट वर्क साबित होने वाला है। ये सुनकर एक चश्मा पहने एग्जीक्यूटिव ने बीच में टांग अड़ाई। उसने सलाह दी कि रिलीज से 2 महीने पहले प्रमोशन को थोड़ा स्केल बैक कर दिया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मार्केटिंग को छोटा कर दिया जाए ताकि एक्सपेक्टेड बैकलैश को कम किया जा सके। तभी प्रेसिडेंट हिडेकी की नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने मेरी राय पूछी। अंदर से मैं चौंक गया
यार ऐसे फैसले तो ऊपर वाले लोगों को खुद ही करने चाहिए, मुझे क्यों मुसीटा जा रहा है। लेकिन मुझे ये भी एहसास हुआ कि स्केल बैक करना बिल्कुल बकवास है, ये भागने जैसा लगेगा। इस बात में सुकून पाते हुए कि अगर चीजें गड़बड़ हो गईं तो मैं हमेशा की तरह कोरिया वापस भाग सकता हूँ, मैंने कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि इसके बजाय स्केल को और भी बड़ा करना बेहतर होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब ऐसे देख रहे थे जैसे स्टार प्लस के सीरियल में सास ने अचानक बहू को चाय पिलानी शुरू कर दी हो। मैंने आगे समझाया कि अगर हम अब पीछे हट गए तो पब्लिक हमें मूर्ख समझेगी, जिससे और ज्यादा नेगेटिव रिएक्शंस ही आएंगे। प्रेसिडेंट हिडेकी के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। उन्होंने बोला कि बैकलैश से बचना आमतौर पर सही जवाब होता है, लेकिन वो मेरे प्रपोजल को बहुत पसंद करते हैं। ऐसे वक्त में थोड़ी पागलपन की जरूरत होती है। डायरेक्टर ने सहमति जताई और इस सिचुएशन की तुलना एक तूफान से की जहां सिर्फ बड़े पेड़ ही खड़े रहते हैं, और वो हमारी फिल्म को वो बड़ा पेड़ मान रहे थे। अंदर से पसीना पोंछते हुए मुझे एहसास हुआ कि माहौल बेहद भारी हो गया है। मैंने बोलने से पहले अपनी राय पर पूरी तरह गौर नहीं किया था और ये देखकर हैरान था कि मेरी बात मान ली गई। प्रेसिडेंट हिडेकी ने ऑफिशियली तय किया कि वो ओरिजिनल प्लान से कई गुना ज्यादा प्रमोशन पर जोर डालेंगे। उन्होंने पूछा कि क्या मैं पूरे शेड्यूल में शामिल होऊंगा। मैंने कंफर्म किया कि मैंने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्टेज ग्रीटिंग सहित करीब एक हफ्ते की पार्टिसिपेशन पर सहमति जता दी थी। मेरे बिजी शेड्यूल को देखते हुए प्रेसिडेंट हिडेकी ने मुझे जल्दी निकलने की इजाजत दे दी। जैसे ही मैं और मेरा मैनेजर बाहर निकले, प्रेसिडेंट हिडेकी ने रहस्यमयी अंदाज में डायरेक्टर से कहा कि हर इंडस्ट्री को एक सुपरस्टार की जरूरत होती है। एक स्टार होने से इतना अटेंशन मिलता है कि पैसा खुद ब खुद उनकी तरफ बहने लगता है। उन्होंने मुझे एक ब्राइट स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा विजुअलाइज किया। प्रेसिडेंट हिडेकी को पक्का यकीन था कि भले ही फिल्म में कई टॉप जापानी एक्टर्स हैं, लेकिन इसके केंद्र में खड़ी वो ऊंची शख्सियत अनिवार्य रूप से कांग वो जिन ही बनेगा। उन्होंने मेरे स्केल बढ़ाने के सुझाव को एक चालाक बिजनेसमैन वाला माइंडसेट माना। उन्हें लगा कि मैं एक बहुत बड़े हिट की तरफ निशाना साध रहा हूं। कोरियन फिल्म फेस्टिवल्स में मेरे जंग का ऐलान करने के इतिहास को याद करते हुए प्रेसिडेंट हिडेकी ने बेसब्री से अंदाजा लगाया कि इस बार मैं क्या धमाका करूंगा। उन्होंने तय किया कि वो अपना मार्केट हॉलीवुड में एक्सपैंड करेंगे और BW एंटरटेनमेंट के CEO चोई से कॉन्टैक्ट करेंगे। उधर चलती हुई कार के अंदर मेरा मैनेजर मेरी मेहनत की तारीफ कर रहा था। उसने बोला कि जब हम माइनर शेड्यूल्स रैप अप कर लेंगे तो कोरिया वापस जाकर प्रोजेक्ट लीच को खत्म करेंगे। उसने मुझे रास्ते में थोड़ा आराम करने की सलाह दी। इसके बजाय मैंने अपना फोन निकाला ताकि टिम के रिजल्ट्स चेक कर सकूं। और हाँ, आइलैंड ऑफ द मिसिंग का शॉर्ट फॉर्म है टिम। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर डायरेक्टर आहन गबोक का नाम था। मैंने इज्जत से फोन उठाया। वो बूढ़े डायरेक्टर सीधे मुद्दे पर आए। उन्होंने ऐलान किया कि कांस फिल्म फेस्टिवल का ओपनिंग डे ऑफिशियली 30 सितंबर के लिए सेट हो गया है और ये 10 दिनों तक चलेगा। कांस फिल्म फेस्टिवल दुनिया के 3 सबसे बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में से एक है। ये ग्लोब के सबसे प्रमुख फिल्म हस्तियों के इकट्ठा होने की जगह है। हालांकि इसकी पॉपुलर अपील अकेडमी अवार्ड से मेल नहीं खाती, लेकिन इसका स्टेटस किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है। ये वो स्टेज है जहां टॉप हॉलीवुड एक्टर्स भी पहचान के लिए एक दूसरे का खून पीते हैं। कोरिया ने वहां लगातार अपनी पहचान बनाई है, लेकिन एक्टर की जीत बेहद रेयर रही है, इतनी कि उन्हें एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। मैंने उस तारीख को समझा और इसे CEO के बताए किंग फिल्म फेस्टिवल से जोड़ा। हैरानी की बात यह थी कि मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही थी। इस इवेंट को सिर्फ टीवी पर देखने की वजह से मुझे लगा कि ये ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स जैसा ही होगा। मैंने सोचा कि इसे हल्के में तो नहीं लेना चाहिए, पर अभी बहुत टाइम है तो ज्यादा सोचना भी बेकार है, इसलिए मैंने इसे फिलहाल के लिए दिमाग से निकाल दिया। डायरेक्टर आहन मेरे ख्यालों में दखल देते हुए बोले कि ये शायद एक बूढ़े आदमी की बेवजह की चिंता हो सकती है, लेकिन उन्होंने मुझे सख्ती से याद दिलाया कि चाहे मैं कितने भी प्रोजेक्ट्स ले लूं, मुझे कभी भी कैरेक्टर पार्क हासोंग को नहीं भूलना चाहिए। मैं एक पल के लिए चौंक गया। अंदर से मैं सोच रहा था कि ये बंदा क्या बोल रहा है। शायद ये बस मेरे केओटिक शेड्यूल को लेकर परेशान है। एक गर्मजोशी भरे अंदाज में मैंने डायरेक्टर को यकीन दिलाया कि मैं हर वक्त पार्क हास्यों को अपने दिमाग में रखूंगा। राहत महसूस करते हुए डायरेक्टर हंसे, अपनी चिंताओं को बुढ़ापे पर डाला और फोन काट दिया। कार की खामोशी में अकेले रहकर मैंने उस बातचीत पर विचार किया। मैंने एक खिड़की से बाहर देखा। एक पैसेंजर प्लेन फैले हुए शहर के ऊपर एक बेहद चमकीले सूर्यास्त के बीच उड़ान भर रहा था। ये एहसास करते हुए कि कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए फ्रांस की ये मेरी बिल्कुल पहली यात्रा होगी, मैंने खुद को इस एक्सपीरियंस का सच में इंतजार करते हुए पाया। मैंने कैजुअली सोचा, यार सिर्फ इसी साल में कितनी बार विदेश घूमने गया हूं। फिर हमें एक बोनस पैनल दिखाया जाता है।
कांग वुजिन का पहला लीड रोल वाला प्रोजेक्ट द आइलैंड ऑफ द मिसिंग सालों बाद कोरिया में 10 मिलियन व्यूज या टिकट पार करके एकदम हॉट टॉपिक बन चुका था। और सबसे क्रेजी बात, इस बंदे ने सिर्फ 12 दिनों के अंदर 10 मिलियन एक्टर का टाइटल अपने नाम कर लिया। जैसे ही बहुत ही बेसब्री से इंतजार किए जा रहे प्रोजेक्ट BSS की शूटिंग ऑफिशियली खत्म होती है, उसी दिन फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग में चली जाती है। स्टूडियो तुरंत साल के दूसरे हाफ में रिलीज का टारगेट सेट करता है, जिससे जापान में न्यूज आर्टिकल्स और सोशल मीडिया पर चर्चा का तूफान आ जाता है। ऑनलाइन रिएक्शन पूरी तरह बटा हुआ है। कुछ डाईहार्ड फैंस फ्रस्ट्रेटेड हैं और तर्क देते हैं कि ये कोरियन एक्टर का प्यारे कैरेक्टर इयोता कियोशी को प्ले करना बिल्कुल बेसमझ है, लेकिन बाकी लोग जल्दी से पॉइंट आउट करते हैं कि कांग वुजन पहले से ही जापान में एक बहुत बड़ा स्टार है, इसलिए ये कास्टिंग एक ब्रिलियंट मूव है। बहस जो भी हो, ओवरवेलमिंग कंसेंसस ये है कि मूवी अपने ओपनिंग वीक में बहुत बड़ा बस क्रिएट करने वाली है। क्योंकि प्रोडक्शन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर ने पहले ही ऑल इन जाने का फैसला कर लिया था, वो प्रमोशन में कोई देरी नहीं करते बल्कि तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। डायरेक्टर कियोतारो पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग के मेटिकुलस प्रोसेस को ऑफिशियली शुरू कर देते हैं, जबकि मुझे छोड़कर बाकी कास्ट सीधे अपने प्रमोशनल शेड्यूल्स में डूब जाती है। उधर कोरिया में मेरी फिल्म आइलैंड ऑफ द मिसिंग का राज चल रहा था। 12 मिलियन व्यूअर्स पार करने के बाद भी ये बड़ी हेडलाइंस बना रहा था, लेकिन जून के शुरुआती हफ्ते में डेली बॉक्स ऑफिस में थकान के हल्के संकेत दिखने लगे। वीकडे ऑडियंस घटकर 5,50,000 रह गई थी। ये सिग्नल दे रहा था कि फिल्म का मोमेंटम धीमा होने लगा है और राइवल स्टूडियोज ने राहत की सांस ली। लेकिन ठीक उसी पल मैं कोरिया वापस आ गया। टर्मिनल से गुजरते ही मीडिया मेरे पीछे पड़ गई। वैन में बैठते ही मेरा मैनेजर फ्रंट सीट से चिंता के साथ पीछे मुड़ा। उसने पूछा कि क्या मैं पक्का ठीक हूं और कम से कम आज तो आराम कर सकता हूं। मैंने सिर पीछे टिकाया और बिल्कुल शांत आवाज में बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ टालने का कोई मतलब नहीं, बेहतर है काम निपटा लिया जाए। मैनेजर ने आह भरी और माना कि ऐसी बेरहम वर्क एथिक बिल्कुल मेरे जैसी है। फिर उसने ड्यूटीज की एक हैरान कर देने वाली लिस्ट गिनानी शुरू कर दी। अंदर से मैं पहले से ही पसीने में था। पैनिक में महसूस कर रहा था कि इस दर्दनाक रफ्तार से रात के 11 बजे के बाद तक छुट्टी नहीं मिलने वाली। अगले दिन सुबह एक बड़े ब्रांड की कमर्शियल मीटिंग थी और दोपहर में मेरी अगली फिल्म लीच की शूटिंग फिर से शुरू करनी थी। मैनेजर ने जोर दिया कि पैक्ड शेड्यूल के बावजूद आइलैंड ऑफ द मिसिंग का वो सारा प्रमोशनल वर्क पूरा करना ही होगा जो मैं जापान में रहने की वजह से मिस कर गया था। भाई, शेड्यूल देखकर रूह कांप गई, लेकिन मैंने चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। 6 जून के लेटेस्ट मैट्रिक्स दिखाते हुए मैनेजर ने डेटा बताया। आइलैंड ऑफ द मिसिंग अब कुल 13.9 मिलियन व्यूअर्स पर था। ऑल टाइम नंबर 1 स्पॉट तक पहुंचने के लिए करीब 3 मिलियन व्यूअर्स बाकी थे। मैनेजर ईमानदारी से मानता था कि ये आसान नहीं होगा। मैंने सोचा कि फिल्म के रन के दूसरे हाफ में व्यूअर नंबर्स अक्सर तेजी से गिरते हैं। मेरी पिछली हिट फिल्म के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इस ट्रेंड की वजह से ये फिल्म आसानी से 16 मिलियन व्यूअर्स के आसपास अटक सकती थी। मैं अंदर से फ्रस्ट्रेट हो गया। माना कि टॉप के इतने करीब आकर भी चूक जाना बिल्कुल बकवास लगेगा। अगर ये भविष्य के लिए एक यूनिक ऑल टाइम रिकॉर्ड सेट करता है, तो इसका मतलब है कि मेरी बिल्कुल पहली लीड रोल वाली फिल्म ने एक ओवरवेलमिंग बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड हासिल किया है। मैंने खुद से वादा किया कि अगर मैं यहां तक आ गया हूं तो इस सिचुएशन को पलट कर रख दूंगा, चाहे शरीर की हालत क्यों न खराब हो जाए। अपना फोकस चैनल करने के लिए मैंने बगल वाली सीट पर रखे एक बाउंड डॉक्यूमेंट की तरफ देखा। मैनेजर ने कैजुअली समझाया कि ये उन मूवी स्क्रिप्ट्स में से एक है जो मेरी को स्टार हेयॉन को हाल ही में मिली हैं। मैं सहमत हो गया। सोचा कि अगर हेयॉन जैसी हाई कैलिबर एक्ट्रेस इस बारे में सोच रही है तो चेक करना चाहिए। जैसे ही मेरी उंगलियों ने स्क्रिप्ट के कवर को छुआ, मैं तुरंत सबस्पेस में आ गया। अंधेरे में मेरे सामने वो स्क्रिप्ट आई। लिखा था सिनेरियो, टाइटल स्टॉप्ड बाय फ्रांस, ग्रेड B+। फ्लोटिंग शब्दों को देखते हुए मैंने अपनी बाहें क्रॉस की और B+ ग्रेड देखकर थोड़ी निराशा महसूस की, लेकिन जल्दी से एक्सपेक्टेशंस चेक की। या उससे ऊपर ग्रेड वाले प्रोजेक्ट्स वैसे भी बेहद रेयर होते हैं। आज की डिमांडिंग इंडस्ट्री में B+ ग्रेड का प्रोजेक्ट भी टॉप टियर ही माना जाता है। मैंने कॉन्फिडेंस के साथ इस सिनेरियो को सिलेक्ट किया। सिस्टम ने तुरंत रीडिंग एक्सपीरियंस के लिए अवेलेबल कैरेक्टर्स की लिस्ट दिखाई। मेरी नजरें तीसरे ऑप्शन डोमिनिक डेबस पर टिक गई। ये काफी अनयूजुअल नाम था। इस यूनिक चॉइस से इंट्रीग होकर मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। जिस पल मेरी उंगली ने होलोग्राफिक टेक्स्ट को टैप किया, सिस्टम ने ऐलान किया कि डिफॉल्ट लैंग्वेज के अलावा एक नई भाषा डिटेक्ट की गई है और सबसे पहले फ्रेंच एक्वायर की जाएगी। मैं अंदर ही अंदर से जोश से भर गया। तैयारी पूरी होते ही एक चमकती सफेद रोशनी ने मुझे घेर लिया और मेरा दिमाग होश सीधे किरदार के अंदर समा गया। कुछ समय बाद रीडिंग खत्म हुई
और मैं खुद को रियलिटी में वापस पाया। मैं एक विशाल मॉडर्न बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। मैनेजर ने स्क्रिप्ट के बारे में पूछा। मैंने अपनी सिग्नेचर स्टोइक कंपोजर बनाए रखते हुए कैजुअली जवाब दिया कि ये ठीक ठाक थी। हालांकि अंदर से मैं बिल्कुल थ्रिल्ड था। फ्रेंच लैंग्वेज एक्वायर करना बेहद शानदार था और मैं इसका इस्तेमाल आने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में कर पाऊंगा। अपनी नई डाउनलोड की गई लिंग्विस्टिक एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए उत्सुक, मैंने अचानक रुककर मैनेजर को बताया कि मैं रेस्टरूम जा रहा हूँ। अंदर जाकर मैंने पक्का किया कि स्पेस बिल्कुल खाली है। एक गहरी सांस ली और प्रैक्टिस करने का फैसला किया। अपने ही अमेजमेंट के लिए मेरी जुबान से बिल्कुल फ्लॉलेस नेटिव साउंडिंग फ्रेंच बिना अटके बहने लगी। मैंने परफेक्ट फ्रेंच में बताया कि मेरा नाम वूजन है, मैं कोरिया से एक एक्टर हूँ, सोच रहा हूँ कि आज लंच में कुछ टेस्टी खाना मिलेगा। जैसे ही मैंने अपना मोनोलॉग खत्म किया, स्टॉल में से एक दरवाजा अचानक जोर से खुला। मेरा कोस्टार रियू जुंगमिन बाहर खड़ा था। वो पूरी तरह शॉक में था। मैं फ्रीज हो गया। अंदर से मैं पूरी तरह पैनिक में था, लेकिन चेहरे पर बिल्कुल शांत रहा। मैं पूरी तरह भूल गया था कि हमें आज फिल्म के लिए सरप्राइज स्टेज ग्रीटिंग एक साथ करनी है। उसने तुरंत पॉइंट आउट किया कि मैं अभी फ्रेंच में बात कर रहा था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं फ्रेंच में भी बात कर सकता हूँ। इस अजीब सिचुएशन को संभालने के लिए मैंने तुरंत पिवट किया और शांति से झूठ बोल दिया कि मैं बस कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए एक सिंपल ग्रीटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। जुंगमिन मेरी तारीफ करने लगा, लेकिन उसने लॉजिकली पॉइंट आउट किया कि कांस अभी कुछ महीने दूर है और वहां इंटरप्रेटर तो होगा ही। जब तक मैं वास्तव में कोई अवार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मुझे फ्रेंच में स्पीच तैयार करने की जरूरत नहीं दिखती। जुंगमिन पूरी तरह से कंफ्यूज होकर हैरान रह गया। वो अपने दिमाग में कड़ियां जोड़ रहा था। उसने सोचा कि ये कोई मामूली हेलो हाय नहीं था, बल्कि मैं पूरी तैयारी के साथ विनर की अवार्ड स्पीच की प्रैक्टिस कर रहा था। वो हैरानी से मुझे घूरता रहा और पूछा कि क्या मुझे सच में लगता है कि मैं कांस में अवार्ड जीतने के लिए स्टेज पर जाऊंगा। अंदर से मेरी बैंड बजी हुई थी और मैं मन ही मन उस एक्टर के आगे हाथ जोड़ रहा था कि भाई बस मेरी बात का यकीन कर ले। पर जुंगमिन भाई साहब, वो तो इस पूरे ड्रामे को मेरा सुप्रीम आर्टिस्टिक कॉन्फिडेंस समझ बैठा। उसने अपने दिमाग में सोच लिया कि मुझे अपनी जीत पर 1% भी डाउट नहीं है। अंदर से फैसला किया कि अब बात वापस लेना अजीब होगा, इसलिए बस कॉन्फिडेंट ही बना रहना है, और बोल दिया कि मैं सिर्फ अपनी ओपनिंग स्पीच फ्रेंच में बोलने का सोच रहा था। इससे जुंगबिन तो और भी ज्यादा हैरान हो गया। वो पूछने लगा कि क्या मुझे सच में अपने जीतने पर जरा सा भी शक नहीं है। मैं अंदर ही अंदर झल्लाहट में सिर पीट रहा था और सोच रहा था, अरे भाई मैं तो बस फ्रेंच में बोल रहा था कि आज लंच में कुछ टेस्टी खाने को मिल जाए, तुमने तो बात का बतंगड़ ही बना दिया। जुंगमिन ने ईमानदारी से नोट किया कि अगर मैंने कांस में सच में फ्रेंच में स्पीच दी तो इंटरनेशनल ऑडियंस के हर इंसान को झटका लगेगा। यहां तक कि मुझे भी अंदर से मानना पड़ा कि उस आदमी की बात में दम है। फिर उसने बोला कि मेरी इंग्लिश पहले से ही नेटिव लेवल पर और मेरी फ्रेंच भी नेटिव लेवल पर कब पहुंची। मैं कुछ बहाना सोच ही रहा था कि बाथरूम का दरवाजा खुला। मेरा मैनेजर अंदर कदम रखते हुए बोला कि हमें निकलना होगा। मैंने अंदर मैनेजर को थैंक यू बोला। जैसे ही हम जाने के लिए मुड़े, मैंने एक साइलेंट मैसिव राहत की सांस ली कि मैं इस इंटेरोगेशन से बाल बाल बच गया। इस अजीब बाथरूम एनकाउंटर को पीछे छोड़ते हुए फिल्म के लिए शेड्यूल किया गया सरप्राइज स्टेज ग्रीटिंग बिल्कुल प्लान के अनुसार आगे बढ़ा। थिएटर के अंदर ऑडियंस कुल अविश्वास में फुसफुसाती रही, लेकिन अचानक जब हम कास्ट मेंबर्स साइड गेट से एंट्री ले रहे थे, थिएटर के अंदर जबरदस्त एक्साइटमेंट का शोर गूंज उठा। सैकड़ों फोन के कैमरों की फ्लैशलाइट्स तेजी से चमकने लगीं। ये इवेंट एक बहुत बड़ी और शानदार कामयाबी के साथ खत्म हुआ। ये स्टेज ग्रीटिंग तो बस शुरुआत थी। इसके बाद हमारे और पूरी टीम के इर्द गिर्द तगड़े प्रमोशन का सिलसिला चालू हो गया। और भाई, ये जबरदस्त मोमेंटम ऐसा पकड़ा कि रुका ही नहीं। साउथ कोरियन सिनेमा का वो इतिहास जिसे सब अनबीटेबल मानते थे, दोबारा लिखा जाने लगा। फाइनल ऑल टाइम फिल्म रैंकिंग इस ऐतिहासिक कामयाबी को साफ दिखाती है। मेरी फिल्म ने सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और सबकी उम्मीदों से कहीं आगे निकलते हुए 16.75 मिलियन व्यूअर्स यानी 1.67 करोड़ दर्शकों का हैरान कर देने वाला आंकड़ा छू लिया। ऑफिशियली ताज अपने नाम करते हुए इसने मेरे पहले लीड रोल वाली फिल्म को साउथ कोरियन हिस्ट्री की बिना किसी शक के नंबर 1 फिल्म बना दिया। मेरी फिल्म आइलैंड ऑफ द मिसिंग की रिलीज के बाद पूरे देश में मीडिया का तूफान आ गया। हर बड़ी स्क्रीन और न्यूज साइट पर हेडलाइंस थीं कि कोरियन सिनेमा की नंबर 1 फिल्म अब वो नेवर बैटल वाली फिल्म नहीं रही। कोरियन फिल्म इंडस्ट्री रैंकिंग्स बदलने से पूरी तरह हिल गई थी, क्योंकि मेरी फिल्म ने ऑफिशियली पहला स्थान अपने नाम कर लिया था। हर मीडिया हाउस इस ब्रेकिंग न्यूज को कवर करने में जुट गया। वीडियो प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन स्ट्रीमर्स और सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिएक्शन आ रहे थे। क्रिटिक्स और फैंस दोनों ही इस मैसिव हिट को देखकर हैरान थे।
सब कह रहे थे कि सालों बाद कोरिया का नंबर 1 स्पॉट बदला है और नए चैंपियन के रुकने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे। एनालिस्ट सोचने लगे थे कि क्या ये जबरदस्त मोमेंटम, जिसे कांग वुजन इफेक्ट कहा जा रहा है, फिल्म को 18 मिलियन व्यूअर्स तक ले जा सकता है। ऑनलाइन कम्युनिटीज में भी सबका यही हाल था। फैंस यकीन नहीं कर पा रहे थे कि मैं ये सब कैसे कर रहा हूँ। कमेंटर्स बता रहे थे कि मैं डेब्यू के सिर्फ दूसरे साल में हूँ और इतना बड़ा रिकॉर्ड बना चुका हूँ। आज के टाइम में 16 मिलियन व्यूअर्स छूना सच में पागलपन है। उधर आइलैंड ऑफ द मिसिंग के स्टूडियो में इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया जा रहा था। जो एक्टर्स वहां नहीं थे वो भी अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। ये इनक्रेडिबल न्यूज़ जल्द ही मेरे और मेरे मैनेजर तक पहुंच गई, जो उस वक्त मेरी अगली फिल्म लीच के सेट पर थे। मेरा मैनेजर पूरी तरह से एक्साइटेड था। वो मुझसे मिला और मुट्ठियां भींचते हुए बोला, भाई तुम यकीन कर सकते हो कि यह सब सच हो रहा है। उसने मेरी तारीफ की और बोला कि मैं अब बिल्कुल अलग लेवल पर खेल रहा हूं। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी मेरे चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। मैंने नीचे स्क्रिप्ट देखी और शांत आवाज में बोला, अभी और बहुत आगे जाना है। मैनेजर ने सिर हिलाया और माना कि अभी पूरे बॉक्स ऑफिस के नंबर्स नहीं आए हैं। वो मेरी शांति देखकर हैरान था कि 16 मिलियन व्यूअर्स और नंबर 1 स्पॉट लेने के बाद भी मैं इतना काम कैसे हूं। लेकिन भाई, मेरा ये शांत चेहरा सिर्फ एक नाटक था। अंदर से मैं अपनी हंसी रोकने के लिए जान लड़ाए हुए था। मैं मन ही मन खुद को बोल रहा था, शांत हो जा भाई, शांत हो जा। लेकिन मेरे होंठ बार बार मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। मेरे इस शांत मास्क के पीछे सेट पर कोई भी मुझसे ज्यादा खुश नहीं था। तभी लीच के डायरेक्टर हमारी तरफ आए। उनके चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था। उन्होंने मुझे बधाई दी और बोले, मैंने न्यूज़ सुनी है, बहुत बहुत बधाई हो। अब बारी है लीच को हिट कराने की। उन्होंने याद दिलाया कि आज शूटिंग का आखिरी दिन है और मुझे अपना सब कुछ झोंक देना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी, आखिरी दिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को मार डालोगे। हमेशा की तरह ही करो, बस 30 मिनट में स्टैंड बाय पर रहना। मैंने पोलाइटली सर हिलाया। अकेले खड़े होकर मैं आखिरी शूट के बारे में सोचने लगा। टाइम कितनी जल्दी बीत गया। हालांकि इतनी मेहनत के बाद ये स्वाभाविक ही था। सेट पर क्रू का माहौल थोड़ा भारी था, बिल्कुल एग्जाम के आखिरी दिन जैसा फील हो रहा था। इस टेंशन की वजह से मैं थोड़ा नर्वस भी था। मैंने सोचा कि आज मुझे और भी जान लगाकर एक्टिंग करनी चाहिए। वैसे भी मैंने अपनी लाइफ में कभी आधी अधूरी एक्टिंग नहीं की है। स्क्रिप्ट हाथ में पकड़ी मैं सेट की तरफ चल पड़ा। मन में बोला, चलो पार्क हासोंग का किरदार आखिरी बार निभाते हैं। क्रू इधर उधर भाग रहा था, लाइट्स के लिए रिफ्लेक्टर्स मांग रहा था। मैं बिल्कुल शांत खड़ा था। मुझे शरीर में थकान महसूस हो रही थी। सुबह से जान लगा रहे थे। भाई सच में बहुत ब्रूटल शेड्यूल था। तभी मुझे एक बात का एहसास हुआ, मैंने आज अपना मेंटल सबस्पेस यूज ही नहीं किया था। मैं लाइव सेट के फ्लो में इतना खोया था कि मुझे उसकी याद ही नहीं आई। मैंने मुट्ठी भींची। थकान तो थी, लेकिन सच बताऊं तो ये फीलिंग बुरी नहीं लग रही थी। इस प्रेशर में एक अलग ही मजा आ रहा था। बिना किसी नेट के टाइट रोप पे चलने जैसा फील हो रहा था। मैंने सोचा कि जब तक ये नेचुरल हाई चल रहा है तब तक काम निपटा लेता हूं। डायरेक्टर ने मॉनिटर से आवाज लगाई, बुजिन स्टैंड बाय पर आ जाओ। जैसे ही मैं सेट पर गया, डायरेक्टर ने मुझे एक एनकरेजिंग थम्स अप दिया। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि ये इनका अपना स्टाइल है क्या। खैर, मैंने डिस्ट्रैक्शन साइड में रखा और सिर्फ एक्टिंग पर फोकस किया। आखिरी सीन का कॉन्टेक्स्ट बहुत हैवी था। कहानी के इस पॉइंट पर पार्क हासों का दिमाग पूरी तरह से रिप्ली सिंड्रोम की चपेट में आ चुका था। और हाँ, रिप्ली सिंड्रोम एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें इंसान अपनी ही बनाई कल्पित दुनिया को सच मानने लगता है और अपने बोले गए झूठ पर खुद पूरा यकीन करने लगता है। मैं अपने कैरेक्टर की डार्क और डिस्टॉर्टेड साइकोलॉजी में पूरी तरह डूब गया। हासों को पता ही नहीं था कि उसे ये सिंड्रोम है, लेकिन उसकी रियलिटी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो उस पॉइंट को क्रॉस कर चुका था जहां से वापसी नहीं है। उसके दिमाग में वो अपने हाथों को देख रहा था और अपनी एडॉप्टिव फैमिली के सामने खड़ा था। उसे पक्का यकीन था कि ये लाइफ, ये स्टेटस शुरू से ही उसका था। कोई अंदरूनी आवाज उसे चेतावनी दे रही थी कि ये उसकी दुनिया नहीं है। लेकिन हासोंग ने बस एक डार्क कॉन्फिडेंट स्माइल दी और बोला, ये हमारी दुनिया है। मैं पार्क हासोंग के खतरनाक ऑरा के बीच लग्जरी ऑफिस के बीचों बीच खड़ा था। स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे सीधे सोफे पर बैठ जाना था, लेकिन मैंने पेसिंग बदल दी। मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा और एक भारी सांस ली। मेरे अंदर की रोल की फ्रीडम एबिलिटी ने कैरेक्टर को स्क्रिप्ट से कई गुना गहरा बना दिया। मेरे दिमाग में एक भारी लोहे की जंजीर और ताला टूटने का विजुअल आया।
मुझे एहसास हुआ कि इस हाइटेंड स्टेट में स्क्रिप्ट की सख्त हिदायतों का पालन करने की कोई वजह नहीं है। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और डेस्क पर रखे एस्ट्रे को हल्के से छुआ। मैंने आसपास के माहौल को महसूस किया और धीरे से बुदबुदाया, ये तो बकवास है। नहीं, बुरा भी नहीं है। मैंने माना कि मुझे ये जगह पसंद आ गई है क्योंकि ये मेरे जैसी ही है। कैमरे के पीछे डायरेक्टर थोड़ा हिले। वो इस अनस्क्रिप्टेड मोमेंट से शॉक थे। वो सोच रहे थे कि मेरी एक्टिंग में पहले से ही बहुत डेप्थ थी, लेकिन ये नया एडिशन तो कमाल का है। कैमरा डेस्क पर फोकस हुआ। कमरे के डिफ्यूजर की खुशबू और पुराने सिगरेट के धुएं की मिलीजुली स्मेल पाक हासोंग की असलियत को परफेक्टली दिखा रही थी। तभी ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। मैं तब तक सोफे पर आराम से बैठ चुका था। एक युवा एक्टर जो मेरे गुस्से वाले भाई का रोल कर रहा था, गुस्से में अंदर आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और वो मुझे गालियां देने लगा, लेकिन बीच में ही वो रुक गया। उसने दांत पीसे और खुद को रोक लिया। उसे पता था कि उसकी माँ को मैं बहुत पसंद हूं और अगर उसने मेरे साथ बुरा किया तो माँ की नजरों से गिर जाएगा। उसने अपना गुस्सा निगला और मेरी तरफ देखते हुए चेतावनी दी, अपना ये नाटक चलता रख, एक दिन तू मारा जाएगा। मैं सोफे पर बिल्कुल शांत बैठा रहा। मैंने खाली शांत आंखों से उसे देखा और कैजुअली पूछा, तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? ये सवाल सुनकर वो पूरी तरह पागल हो गया। वो चिल्लाया, मैं तुझ जैसे कचरे से डरूंगा? तू सच में पागल हो गया है। मैंने ऐसे भाव बनाए जैसे मुझे अभी कुछ समझ आया हो। मैंने शांत आवाज में कहा, मुझे लगता है मुझे समझ आ गया है। बात क्लियर है। माँ तो वैसे भी तुम्हारी एक नहीं सुनती, मेरी सुनती है। वो भाई बेचारा मुंह खोले खड़ा रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे इग्नोर करते हुए मैं दीवार के पास रखे लकड़ी के शोकेस की तरफ गया। मैंने सामान देखा और बोला, असली प्रॉब्लम तो ये है ना? मैंने हाथ बढ़ाया और एक फ्रेम की हुई फैमिली फोटो उठा ली। फोटो में माँ, भाई, पिता और पीछे खड़ा मेरा डरावना साया था। फोटो को घूरते हुए मैंने बोला, असली प्रॉब्लम तो बस ये थी ना कि माँ को मेरे सिवा कुछ सुनाई ही नहीं देता। कैमरे के पीछे डायरेक्टर मॉनिटर से चिपके हुए थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि ये पूरी फोटो वाली सीक्वेंस स्क्रिप्ट में नहीं है। नॉर्मली वो तुरंत कट बोल देते, लेकिन वो चुप रहे। वो नर्वसली देख रहे थे। उन्हें पता था कि मेरे इस इम्प्रोवाइजेशन के पीछे कोई गहरी वजह होगी। सेट पर मैं फैमिली फोटो को देख रहा था। मेरा चेहरा फ्रेम के कांच में रिफ्लेक्ट हो रहा था, बिल्कुल फैमिली मेंबर्स के चेहरों के ऊपर। मेरे रिफ्लेक्शन पर एक डरावनी बहुत बड़ी मुस्कान थी और आंखों में शरारत। मैंने मन में सोचा, बस यही परफेक्ट है। इस अनस्क्रिप्टेड पल की इंटेंसिटी ने पूरे क्रू को सन कर दिया। सब सांसें रोक कर देख रहे थे। डायरेक्टर को एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट को एनालाइज नहीं किया, बल्कि मैंने फ्लाई पर पूरे सीन का इमोशनल डायरेक्शन खुद डिजाइन कर लिया। ये आखिरी पल किसी कैलकुलेटेड एक्टिंग से ज्यादा ऐसा लग रहा था जैसे असली पार्क हासोंग किताब से बाहर निकलकर असली दुनिया में आ गया हो। अगले ही सेकंड उन्होंने जोर से तारीफ की और सेट की भारी खामोशी जबरदस्त तालियों से टूट गई। मैं डायरेक्टर के स्टेशन पर गया, पोलाइटली झुका और बोला, मुझे माफ करना, मुझे पहले ही निकलना होगा। डायरेक्टर गर्मजोशी से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वैसे काम अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन तुमने बहुत मेहनत की है। मैं चाहता था कि तुम आफ्टर पार्टी में रुको, लेकिन मैं समझता हूं। मैंने बताया कि मेरे और भी शेड्यूल हैं। बाय बोला और चल पड़ा। जाते हुए डायरेक्टर ने अपने स्टाफ से कहा, ये वूजन मुझे हर बार हैरान कर देता है। इसका डेली शेड्यूल तो नर्क जैसा है, फिर भी ये इतना शांत कैसे रहता है? एक्टर जवान है, लेकिन इस लेवल पर काम करने के लिए इंसान का स्टैमिना भी नेचुरली बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर बात बदलते हुए स्टाफ ने पूछा कि फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन कैसी चल रही है। डायरेक्टर ने कॉन्फिडेंस से कहा, शूटिंग के दौरान ही हमने काफी रफ एडिटिंग कर ली है, तो 30 सितंबर तक आराम से हो जाएगा। ये टाइमलाइन कांस फिल्म फेस्टिवल के हिसाब से परफेक्ट थी। उन्होंने स्टाफ को कहा, तुम अपना प्लेन टिकट बुक कर लो। रात हो चुकी थी। चलती हुई वैन के अंदर मैं पैसेंजर सीट पर थक कर गिरा पड़ा था। सीट बेल्ट मेरे थके हुए शरीर पर बंधी थी। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरा मैनेजर ड्राइविंग सीट से हल्का सा मुस्कुराया और लीच की आखिरी शूट के लिए मेरी तारीफ की। उसने बोला, बस अब तुम्हारे ऑल्टर ईगो वाला पार्ट शूट करना है, उसके बाद तुम आराम कर सकते हो। तभी उसे एक इंडस्ट्री न्यूज याद आई। उसने बोला, तुम्हें पता नहीं होगा क्योंकि तुम बहुत बिजी थे, लेकिन अननेसेसरी ईविल के ऑडिशन पिछले हफ्ते हुए थे और ऑफिशियल कास्टिंग अनाउंसमेंट आज सुबह ही आई है। उसने सजेस्ट किया, अगर क्यूरियोसिटी है तो चेक कर लो कि कौन कास्ट हुआ है। रिजल्ट्स दिखाते हुए उसने अपना फोन मेरी तरफ किया।
मैं मन में सोच रहा था कि कास्ट लिस्ट में कोई ऐसा एक्टर होगा जिसे मैं पर्सनली जानता हूं, लेकिन जैसे ही मेरी थकी हुई आंखों ने स्क्रीन को स्कैन किया, मेरा शांत चेहरा पूरी तरह बिखर गया। मैं एकदम फ्रीज हो गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं बिना पलक झपकाए फोन को घूरता रहा और लिस्ट पढ़ते ही मेरे मुंह से हैरानी खुला का खुला रह गया।